in today's class, we'll proceed with the part 2 of light chapter. That is a refraction of light. That is a refraction of light. अभी तक आप क्या कर चुके हो? Reflection. सबसे पहले देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो? When light moves in same medium, जब लाइट एक सेम मीडियम में मूव करती है, it follows straight line path. नहीं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मीडियम है एयर, तो लाइट अगर एयर में ही मूव कर रही है तो स्ट्रेट मूव करती रहेगी, कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी। समझ पा रहे हो? When light moves in the same medium, it follow the straight line path. Straight बिल्कुल मूव करते रहेगी। But when it travel from one medium to another, अब जैसे पहले किस पे मूव कर रही थी? एयर में। अब मान लो एयर से किस में एंटर कर गई? ग्लास में, तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा। But when it travels from one medium to another, its path doesn't remain a straight line. फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर मैं आपको एनालिसिस पर लेके आता हूँ। मान लेते हैं ये ग्लास क्या है, राइट, और ये हो गया आपका नॉर्मल। याद है ना नॉर्मल? एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ, ठीक है। अब देखो, से लाइट जो आपकी ट्रेवल कर रही है वो एयर मीडियम पे ट्रेवल कर रही है, तो स्टेट कर रही है, स्टेट कर रही है, स्टेट कर रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट यही था कि लाइट अगर एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो यहाँ पर वो मीडियम क्या है? ये वाला मीडियम क्या है? एयर। अब जैसी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, जैसी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी, तो आप मानते हो वैसे तो इसको ऐसे मूव करना चाहिए था, स्टेट ऐसे मूव करना चाहिए ना लाइट। बट जैसे ही इसका मीडियम चेंज हो जाएगा, अच्छा ये एयर है और ये ग्लास है, मैं दो चीजें पूछूंगा, आपके हिसाब से लाइटर मीडियम कौन सा है, एयर या ग्लास? एयर। लाइटर मीडियम को फिजिक्स में हम कहते हैं रेयर मीडियम, और हैवी मीडियम को फिजिक्स में हम कहते हैं डेंसर मीडियम। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जैसी लाइट एयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो इट विल रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये ब्लू वाली लाइन जानी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन वाली लाइन किसकी तरफ आ गई? नॉर्मल की तरफ आ गई, तो ये लाइन फिर ऐसे जाएगी ऐसे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। जैसी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, क्या कहा मैंने? रेयर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट जो होती है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, लाइट बेंड टुवर्ड्स द। अच्छा अब ये ग्लास है, बाहर जाओगे तो फिर क्या आ जाएगा? एयर आ जाएगा ना, एयर। अब देखो या फिर एक नॉर्मल बना देते हैं। अब आइडियली जो लाइट है, आप एग्री करते हो, कुछ ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। अब ग्लास जो है डेंसर मीडियम, एयर, एयर क्या है? रेयर मीडियम। अब हैवी टू लाइट जा रही है, अब हैवी मीडियम टू लाइटर मीडियम में लाइट जा रही है। अब आइडियली जो ग्रीन लाइट रे आपको दिखाई दे रही है, इसका पाथ ये होना चाहिए एज इट इज स्टेट। अगेन जब डेंसर टू रेयर होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, अवे फ्रॉम द, ये ऐसे जाएगा। देखो सेम यही जो पाथ है आपका, ये भी इसी का पाथ रहेगा। आइडियली ये कुछ बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे जाएंगे, ऐसे, ये कुछ ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि जो बात आपको ऊपर दिखाई दे रहा था कि ऐसा होना चाहिए, अब वही बात हो जाएगा इसका। बोलो भाई क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ पा रहे हो? दो तीन चीजें अब मुझे बताओ। जब रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और लाइट क्या करती है? बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर टू रेयर में होता है बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें तो आप मानते हो ना एंगल ऑफ आई ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ आई जो है आपका एंगल ऑफ ई के इक्वल होता है। ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया आप? क्लियर हो गया सारा प्रोसेस? ठीक है, देखिए देखो यही आपको यहाँ दिखाएगा, कैन सी दैट। ये आपकी लाइट है, ये क्या है आपका? नॉर्थ, दिस इज अ नॉर्थ। अब ये जो लाइट आ रही है किस मीडियम से आ रही है?
एयर मीडियम से आ रही है ना। आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए, बट इट बैंड, देखो आइडियली इसको ऐसे जाना चाहिए, बट हुआ क्या, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्थ, इट बैंड टूवर्ड्स द, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ, इट बैंड अवे फ्रॉम द, समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो समटाइम्स आपने देखा होगा, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, स्विमिंग पूल का तो बॉटम हमें देखने में क्या लगता है कि वो ऊपर की तरफ, या लेमन प्लेस इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर, होता है ऐसा। ग्लास टम्बलर में, शीशे के गिलास में देखा होगा, जैसे नींबू पानी वाले को देखा होगा, उसे शीशे के गिलास में नींबू कितने बड़े बड़े दिखाई देते ना। पेंसिल, हाफ पेंसिल को आप वाटर में डाल दो, शीशे का ग्लास लो, उसको आधा पानी से भर दो, तो पेंसिल को डाल दो, वो आपको बेंड करते हुए दिखाई दे। ये सबके पीछे रीजन क्या होता है, सबके पीछे रीजन होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सबके पीछे रीजन क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो आप ये समझो, आप आपका जो लाइट का पाथ था, ये देखो, लाइट जो आ रही थी, देखो विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या था आपका, ये था ना नॉर्मल, और यहाँ पे जो, जैसे ये लाइट ग्लास के उसमें जा रही है, तो नॉर्मल ये आ गया ना आपका नॉर्मल। इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली जो है। और आपको अपीयर जो हो रहा है, लाइट पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है, बैंड करते हुए, स्विमिंग पूल का सरफेस कैसे दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ, तो उसके लिए आप एक टर्म यूज करोगे, क्यों ऐसा होता है, उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और देखो होता क्या है, एयर में क्या था, एयर क्या है, वैक्यूम खाली, और ग्लास क्या है, हैवी मीडियम है, तो हैवी मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी या वैक्यूम में, वैक्यूम, हैवी मीडियम में क्या होगा, स्पीड कम हो जाती। तो रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या है, यही होता है, जब लाइटर टू हैवियर या हैवियर टू लाइटर जाते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन अदर मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन अदर मीडियम, सी द रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको अभी दो मीडियम डिस्कस किया आपके साथ, पहला मीडियम क्या बताया था आपको, रेयर, पहला मीडियम क्या था, रेयर। तो रेयर मीडियम क्या होता है, देखो, अ मीडियम विद लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी का मतलब लाइटर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल एयर। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, मीडियम विद मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन इट, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम, क्योंकि भैया ज्यादा भीड़ भाड़ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रेयर का मतलब लाइटर मीडियम, डेंसर का मतलब हैवियर मीडियम, मैंने क्या बताया था, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्लियर हो गया। और आपको ये भी बताया था, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें काम छोटा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अभी देखा था आपने, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, when ray of light travels from an optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from normal, it bends away from normal, that is angle of refraction is greater than angle of incidence। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहा था, वो आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहा गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हैवी टू लाइटर में, जैसे हैवी टू लाइटर मीडियम में गया, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, कम हो गया। और लाइटर टू हैवी में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम। कितनी बात सबको समझ में आ गई, चलो आगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने पढ़े थे आपने, दो। फर्स्ट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आपके दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये उसी की तरह है, बस वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टेड है, ये क्लियर हो गया। और सेकंड लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन
अभी आपको मैंने कल परसों भी पूछा था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें एक फंक्शन होता है साइन। क्या होता है? साइन। अभी आप पढ़ोगे, आपके मैथ्स में चैप्टर 8 है। ठीक है, जैसे कि देखो आप होता कि मैं आपको समझाता हूँ, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मानते हो? स्नेल्स तो ये कहता है इस पूरे मीडियम में कहीं भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर आप रेशियो निकाल, क्या निकालते हो? रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। चाहे आप वो रेशियो यहाँ पे निकालो, चाहे वो रेशियो यहाँ से निकालो, वो वैल्यू सेम आए। रेशियो समझ पा रहे हो? जैसे ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, यहाँ ये आपका आई है, ये आपका आर है। आपने रेशियो निकाला साइन आई अपॉन साइन आर। ऐसे आपने यहाँ भी रेशियो निकाला साइन आई अपॉन साइन आर। ये रेशियो आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, चाहे आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, ये रेशियो सेम होगा। ये रेशियो क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन SIN ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये साइन आई बाय साइन आर क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, चाहे आप इस केस में निकालो चाहे इस केस में देखोगे, साइन आई बाय साइन आर आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। ठीक है, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर टाइम पहले आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन होता क्यों, सेपरेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या रीजन होता है रिफ्रैक्शन होने का? तो आपका आंसर क्या होगा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम, रेयर क्या है? लाइटर मीडियम, टू अ डेंसर मीडियम। मैंने क्या कहा था? स्पीड क्या होती है? चेंज होता है, कम हो जाएगी डेंसर में, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। whereas speed of light increases when it travels from a denser medium to a rarer medium। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। it is due to the it is due to this change in the speed of light that the ray of light bend as it goes from one medium to another, or it goes away, bend away from one medium to another। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये रीजन रहता है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सिंबल कुछ ऐसा हो, पूरा प्रॉपर एन नहीं होता, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा किसी भी मीडियम में, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी क्या होगी? कम। यानी कि अगर डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और आपको पता डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो इसका मतलब ये समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। कोई डाउट है तो? हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी जो स्पीड होती है ना लाइट की, वैक्यूम में और गिवन मीडियम में, इसका रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि आप यहाँ देखो, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब वो मीडियम आपका ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। न्यूमरेटर में क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो मैंने आपको पहले भी कहा। वैक्यूम का मतलब है यहाँ पर एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁻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 
नहीं होती है, तो आप वहां पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वो निकाल सकते हो। समझ आ गया? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू कितना वो आप बता सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा बता सकते हो क्यों यूनिट नहीं होती है? न्यूमरेटर में भी क्या है? स्पीड। डिनोमिनेटर में भी क्या है? स्पीड। तो जो इसकी यूनिट है वो भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। यहाँ भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कैंसिल? हो जाएगा ना? तो इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाईएस्ट। कितना होता है? 2.4।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, इफ वी कंसीडर रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि अब क्या है, लाइट जो है एयर से ट्रैवल कर रही है कहाँ पे, ग्लास। अब बताओ ये मूवमेंट कैसी है, लाइटर टू हैवियर, रेयर टू डेंसर, वेरी गुड। ये मूवमेंट कैसी है, रेयर टू डेंसर। If we consider a ray of light traveling from air to glass, refractive index of glass with respect to air, क्या कहा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो तो इसको कैसे लिखा जाता है, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इसका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ग्लास कहां पर आ गया, बेस में, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको ऐसे लिखा जाता है, जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको ऐसे लिखा जाता है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जी। समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या तो ऐसे लिखा जाएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर एक साथ रखोगे तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले, तो जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद। और अगर एक लाइन में भी रखोगे तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है, इस तीनों को पढ़ा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट। अच्छा अब आपको ये पता है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻⁷ और मान लो अगर आपको ये गिवन है स्पीड ऑफ ग्लास, ये आपको गिवन होगा, ये आपको डर नहीं कर, ये भी आपको गिवन होगा। अब आपको कहा जाएगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये फाइंड कर दो, आप समझ गए ना। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है उसकी स्पीड तो आएगी डिनोमिनेटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में है वो आएगा न्यूटन। तो अगर मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वैसे भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, न्यूमरेटर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन, जब आप वैल्यू पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 × 10⁻⁸, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁸। तो ये तो पूरा कैंसिल, 3/2 क्या होगा 1.5। इसका मतलब ग्लास जो है, देखो अब आपके पास वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.5, इक्वल टू में क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आप एग्री करते हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 1.5 टाइम है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कुछ समझ में आ रहा है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है 1.5 टाइम है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एग्री करते हो, इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, ठीक है। ग्लास इज 1.5, इसका मतलब ग्लास जो है 1.5 टाइम डेंसर है देन एयर, एंड स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस फ्रॉम एयर टू ग्लास बाय 1.5 टाइम, यानी कि जो लाइट की स्पीड कम हो रही है वो कितनी कम हो रही है, 1.5। ये होता है रिफ्रैक्टिव। वो आपको ये बताता है तो स्पीड में फ्लक्चुएशन हो रहा है वो कितना टाइम है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो अगर मैं स्फेरिकल लेंस की बात करता हूँ तो ये कैसे होते हैं, पहले तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिफ्रैक्टिंग होते हैं, वो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग थे। मिरर में क्या था, रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। मीडियम में दीदी रिफ्लेक्शन हुआ था ना, लाइट स्ट्राइक कर रही थी वापिस आ रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ लेंस में क्या था, रिफ्रैक्शन, RACTIH। यहाँ पे जब लेंस में क्या होगा, लाइट स्ट्राइक करके आगे चले जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा लेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, तीन तरह के लेंस होते हैं, दो तरह। पहले हम बात करते हैं जो वहां पे कनकेव था वो यहाँ पे कन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्ज। कन्वेक्स भी कैसा होता है, कन्वर्ज। वो भी लाइट को क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, ये भी लाइट को क्या करता, कन्वर्ज। कन्वेक्स मिरर आपको याद होगा मैंने बताया था डाइवर्ज कर, यहाँ पे जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्स कर, अपोजिट है। जो वहां पे कॉनकेव मिरर है वो यहाँ पे कौन है, लेंस में कन्वेक्स।
जो वहां पे कन्वेक्स मिरर है वो यहाँ पे क्या कनकेव। वहां पे इंपॉर्टेंट केस किसका था, कनकेव मिरर का, तो यहाँ पर किसका होगा, कन्वेक्स लेंस। समझ पा रहे हो। तो कन्वेक्स लेंस की ये शेप होती है। कन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है, देखो सेंटर से तो क्या होगा, थिक होगा, और कॉर्नर पे क्या होगा, थिन होगा। ये कुछ इस तरह की शेप होती है। दिस इज द शेप ऑफ कन्वेक्स लेंस, थिन फ्रॉम द कॉर्नर, थिक एट द सेंटर। और कैसा होता है लेंस, से कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कई बार न्यूमेरिकल में कन्वर्जिंग वर्ड यूज होगा लेंस के लिए, तो आपको समझना होगा किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स। अच्छा ये चीज कनकेव के लिए, ये उसका उल्टा कर दो। ये सेंटर से थिन था और कॉर्नर में क्या था, थिन। ये कॉर्नर में थिक होता है, ऐसे कॉर्नर में थिक होता है, लेकिन सेंटर में क्या होता है, थिन होता है। यस, लाइक दिस। ये कॉर्नर में क्या होगा, थिन, और सेंटर में क्या होगा, थिक फ्रॉम द कॉर्नर, थिक। और ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्ज। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर होगी सबको। चले आगे, ठीक है। ये है जी आपका कन्वेक्स। ये क्या आपका कन्वेक्स, ध्यान से देखना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अब इसमें इसमें क्या क्या टर्म्स हो, ये आपका ऐसे कन्वेक्स लेंस। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां से क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया। ये जो लेंस होता है, इसमें जो सेंट्रल पॉइंट होता है, लाइक अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, तो जहां से ये जो लाइन पास हो रही है, ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसके लेफ्ट साइड में आपको पता है पहले क्या आता है, फोकस पॉइंट आता है, फिर क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इसमें दोनों साइड चलती है, राइट साइड में फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और ये लाइन आपको पता ही है क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स। तो देखो सबसे पहले जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि हमने उसके लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला रूल्स क्या होता है, देखो, और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अब इसमें रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड, वो अदर साइड के फोकस से पास होता है। मैंने कहा ना यहाँ पे दोनों साइड फोकस होता है। अब यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होना है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, अदर साइड के फोकस से। पहला रूल क्लियर हो गया, क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट travel parallel to the principal axis, it will reflected from the focus of other side। क्लियर हो गया फर्स्ट रूल। चलो सेकंड रूल में आते हैं। रूल 2, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अब क्या है, जो रे ऑफ लाइट है वो फोकस से पास हो रही है, अब उसका उल्टा कर दो। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पहला फर्स्ट रूल क्या था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज टू द फोकस पॉइंट। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज टू द फोकस पॉइंट। रूल 2 क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हो गया यहाँ तक, ठीक है। रूल 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका क्या, ऑप्टिकल सेंटर। याद है आपका, मिरर में आपका वो होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रे पास होती थी, वो डिफ्लेक्शन नहीं होता था, इसमें भी यही है। जब ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है, कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। व्हेन अ रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन अ रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, देयर वोंट बी एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, देयर वोंट बी एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, a ray of light passing through the optical center will pass without any deviation। कोई deviation नहीं, there won't be any deviation। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब रे डायग्राम पर आते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी वाला केस क्या बताया था,
मल्टीपल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल वन क्या कहता है, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल रिफ्रैक्टेड एंड पासिंग थ्रू द फोकस ऑन अदर साइड। देखो ये वाला जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा आपका, और ये भी ऐसे ही जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस। इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस। ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, जो कॉनकेव मिरर है वो यहाँ पर क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव मिरर में 5 केसेस पर कौन सी इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ भी आपको देखो यही देखने को मिलेगा। पोजीशन क्या थी, इमेज की कहाँ पे बनी है, इमेज फोकस पर। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। और वहां पे भी आपको याद होगा फर्स्ट केस में पॉइंट साइज, और यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, पॉइंट साइज। तो पहला केस क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड केस। When the object is beyond C1, C1 का मतलब beyond center of curvature, कुछ कनकेव मिरर जैसा समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब टू रेस का हम यूज करें। वहां पे भी यही किया था आपने, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट, इट विल पासिस थ्रू द फोकस पॉइंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में कोई डेविएशन नहीं होगा, ये डायरेक्टली एज इट इज जाएगा, कोई विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, इट विल मूव विदाउट एनी डेविएशन। और ये आपकी बन गई रियल और इन्वर्टेड इमेज। इससे बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, छोटी, छोटी को क्या बोलोगे, डिमिनिश। और उल्टी बनी है ना, अपसाइड डाउन है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, when the object is beyond C1, तो इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन F2 एंड C2। एग्री करते हो। नेचर क्या है इमेज का, रियल, इन्वर्टेड, सीधा नेचर। और साइज क्या है, डिमिनिश, साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C1। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, C1। वहां पर क्या था कनकेव मिरर में, C1 स्पेशल केस था। C पर ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी कहां पर बनी थी, C पर। यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, C पर। ऑब्जेक्ट इज एट C1, दिस इज C1। फर्स्ट केस अगेन सेम, रे कैसे पास हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फोकस ऑन अदर साइड। एंड सेकंड रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। और देखो जब ऑब्जेक्ट आपका C1 पर है, तो उसकी इमेज भी C पर ही बनी है, बट ऑन द अदर साइड, दैट इज एट C2। और सेम साइज का हो, क्या होगा आपका, सेम साइज का हो। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। पोजीशन क्या है, एट C2, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है आपका, सेम साइज, साइज कैसा है, सेम साइज। क्लियर हो गया यहां तक, चलूं मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the focus। सेकेंड रे passes through the optical center without any deviation beyond C। क्या हो गया, beyond C। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट आपका C और F के बीच में है, when the object is between C and F, पोजीशन कहां पर है, देखो beyond C2, मानते हो ना। जैसे जैसे देखो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आगे आगे आता जा रहा है, इमेज और पीछे होती है। पहले देखो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पर, इमेज कहां पर बनी, फोकस पर। फिर ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड C, इमेज कहां पर आ गई, बिटवीन F एंड C। फिर इमेज कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, C पर, इमेज कहां पर आ गई, और आगे चली गई। अब ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, तो इमेज और आगे चली। इसके बाद कोई केस बचा है, नहीं। इसका मतलब जैसे ऑब्जेक्ट F पर आएगा, इमेज आएगी इंफिनिटी पर, है ना, कनकेव मिरर वाली सारा केस। तो इसमें क्या होगा, जो इमेज होता है, साइज जो होता है इमेज का, वो एनलार्ज होता है। अब नेक्स्ट केस आता है आपका, नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F। अब इसमें देखो क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका F पर है, सेम वही केस, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट गोस रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द फोकस ऑन अदर साइड। सेकंड रे passes through the optical center, passes through the optical center, ठीक है।
सेकेंड रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। क्या ये मीट कर रही है? मैंने क्या कहा था, मीट नहीं करती तो हम क्या मानते हैं, इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो देखो पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी पर इमेज की, मानते हो? नेचर तो वही, रियल और इन्वर्टेड, एंड हाई एंड लार्ज। क्लियर हो गया? कंकेव मिरर का लास्ट वाला केस स्पेशल था। 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड, लास्ट केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें भी यही होता है स्पेशल केस। यानी कि स्पेशल केस कब होता है इसका, जब ऑब्जेक्ट जो है ओ और एफ के बीच में आ जाए। कॉन्केव मिरर में सारी रियल और इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट वाली साइड पर ही बनी थी, और वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड में। इसमें सारी इमेजेस कहां पर बनी है, अपोजिट साइड में। उसमें वर्चुअल वाली जो इमेज है वो सेम साइड पे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो देखो ये आपका स्पेशल केस, ये आपका स्पेशल केस है, ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस ये देखो, when the object is between optical center and focus, first ray parallel to the principal axis and it got refracted from the focus on other side, जैसा होता है। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई जो दे रहा है वो डॉटी लाइन है कि it got reflected। सेकेंड रे passes through the ऑप्टिकल सेंटर, और हमें जो दिखाई दे रहा है इसका वो ऐसे दिखाई दे रहा है पाथ। जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, यही आपकी क्या हो गया, इमेज हो, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज भी कैसा है, एनलार्ज। साइज भी कैसा है, एनलार्ज। समझ में आ गया? ठीक है। पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये एक ही ऐसा केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज है वो सेम साइड पर है, मानते हो? नेचर कैसा है, अब बिल्कुल सीधा है, वर्चुअल डायरेक्ट, और साइज कैसा है, एनलार्ज। ये आपका रे डायग्राम था। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture। Thanks for watching this video। So bye, take care and have a great day।